हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल उत्तराखंड ऑफिसर्स पार्क। बिगिन करते हैं आज की लेक्चर, जो कि एंशियंट हिस्ट्री की होने वाली है हमारी फॉर द अपकमिंग अपर पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। एंशियंट हिस्ट्री की 2 लेक्चर्स हो चुके हैं ऑलरेडी। ये हमारा थर्ड लेक्चर होने वाला हैगा, ठीक है, जिसमें हम अपना जो कंटेंट है वो भी डिस्कस कर रहे हैं और पीवाईक्यू भी हम डिटेल में एनालिसिस कर रहे हैं कि जितने भी पीवाईक्यू मैं डिस्कस कर रही हूँ ये आपके उत्तराखंड के एग्जाम्स में आ रखे हैं, चाहे वो अपर पीसीएस हो, चाहे एसीएफ एफआरओ हो, चाहे आरओ एआरओ हो या अदर एग्जाम्स हो। तो ये सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि पीसीएस जो होता है, आयोग जो होता है, अपने ही क्वेश्चंस को कई बार रिपीट करता है। तो इसलिए पुराने पेपर्स, पुराने क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी होता है। आधा तो काम आपका यही आसान हो जाता है क्योंकि पुराने क्वेश्चंस रिपीट बहुत करता है आयोग। ठीक है, तो उसको मैं अच्छे से डिटेल्ड में एनालिसिस कर रही हूँ। आई होप आप पूरी वीडियो एंड अंत तक देख रहे होंगे और साथ में शॉर्ट्स जो मैं अपलोड कर रही होंगी पीवाईक्यू एनालिसिस के, वो भी आप देख रहे होंगे। ठीक है, तो बिगिन करते हैं आज की क्लास, जिसमें आज हम बुद्धिज्म जैनिज्म हमने पिछली वीडियो में कर लिया था, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट जैनिज्म से रिलेटेड आज करेंगे कंटिन्यू, और कुछ बुद्धिज्म से रिलेटेड इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा मुझे लगेगा वो भी मैं आज की क्लास में आपको दे दूंगी। ठीक है, तो होप सो आज की क्लास थोड़ी लंबी होगी। बिगिन करते हैं। ठीक है, तो बिगिन करते हैं अपना आज का टॉपिक बुद्धिज्म जैनिज्म। हमने बुद्धिज्म पिछली क्लास में कवर अप कर लिया था, काफी कुछ कवर अप कर लिया था, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट मुझे ऐसा लगता है अगर उसमें रह गया होगा तो आज की क्लास में भी उसे हम कवर अप कर लेंगे। ठीक है, कॉजेज फॉर द राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। ऑलरेडी हिंदू एक रिलीजन मौजूद था हमारे पास, लेकिन ये नए दो धर्म क्यों आए, उसके कॉजेज क्या रहे, क्या कारण रहे। प्राइमरी कॉज वॉज द रिलीजियस अनरेस्ट इन इंडिया इन 6th सेंचुरी बीसी। देखो जो मेरे नोट्स है, अगर इसको आपको इसमें क्लैरिटी नहीं दिख रही है, कहीं पे भी कुछ डाउट है, तो मैं उसे ऑलरेडी लिख रही हूँ। जहाँ मुझे लग रहा है कि ठीक से नहीं दिख रहा होगा तो मैं लिख रही हूँ। ठीक है, बाकी मैं इसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगी। कहीं कोई डाउट हो तो आप प्लीज मुझे बताइएगा। बहुत बच्चों के आ रहे थे मुझे क्वेरीज की थोड़ा सा मैम क्लैरिटी नहीं दिख रही थी, तो मैं कोशिश करूंगी जहां पे भी मुझे लगेगा थोड़ा सा साफ नहीं दिख रहा है तो मैं लिख दूंगी उसे। ठीक है, और अगर आप खुद से नोट्स बना रहे हो तो उसे लिखते चलो हैंड टू हैंड। ठीक है, तो कॉजेज ऑफ द राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म में पहला कॉज क्या है हमारा? प्राइमरी कॉजेज रिलीजियस अनरेस्ट इन इंडिया इन द 6th सेंचुरी बीसी। तो रिलीजियस अनरेस्ट देखा गया इंडिया में 6th सेंचुरी बीसी के दौरान, क्योंकि जो आपके अपर जो कास्ट थे, जो हिंदू रिलीजन में जो एक तरीके से कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो एक इम्पॉर्टेंट कारण बन गया। क्योंकि जो लोअर कास्ट के लोग होते थे उनको टेम्पल एंट्री बैन थी, अनटचेबिलिटी काफी प्रैक्टिस होती थी, तो ये सारे कारण भी बने जिसकी वजह से दूसरे रिलीजन का बर्थ हुआ। दूसरा, कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइसेस, ठीक है, जो लेटर वैदिक पीरियड में आए, ये भी एक कारण बने इन रिलीजन्स के बॉर्न के लिए। नेक्स्ट इज सैक्रिफिशियल सेरेमनीज वाज टू एक्सपेंसिव। देन सुपरस्टिशियस बिलीफ्स एंड मंत्रास कंफ्यूज्ड द पीपल। Superstitious beliefs and mantras confused the people. Then teachings of Upanishads were highly philosophical in nature and not easily understood by all. The teachings of Upanishads were highly philosophical in nature and not easily understood by all. ये भी बहुत बड़ा कारण है क्योंकि जो उपनिषद वगैरह थे वो कॉमन पीपल की रीच से, समझ से थोड़े बाहर थे, तो उस वजह से भी लोग उस रिलीजन को फॉलो नहीं करना चाह रहे थे और अलग बात को ढूंढ रहे थे अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट रिलीजियस फैक्टर, सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। नेक्स्ट रिजिड कास्ट सिस्टम। नेक्स्ट यूज ऑफ सिंपल लैंग्वेज प्राकृत, जैसे कि हमने बताया यूज ऑफ सिंपल लैंग्वेज प्राकृत को स्टार्ट किया गया। देन ऑर्थोडॉक्स वर्ना सिस्टम, ठीक है, तो यूज ऑफ द सिंपल लैंग्वेज प्राकृत। नेक्स्ट ऑर्थोडॉक्स वर्ना सिस्टम विच डिडंट अलाउ वैश्याज इक्वल सोशल स्टेटस, ये भी एक बड़ा रीजन था राइज ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, द टू अदर रिलीजन्स। तो इट वाज मर्चेंट क्लास आल्सो दैट सपोर्टेड बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, तो ये भी एक रीजन। ठीक है, अब हम जैनिज्म के बारे में पढ़ लेते हैं। हमने पिछली वीडियो में बुद्धिज्म का डिटेल पढ़ लिया था। उसके 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुए थे, कहाँ कहाँ हुए थे, क्या पैटर्न था, कौन चेयरमैन था, कब हुआ था, ठीक है ना, पर्पस क्या था, और फिर बाद में रिजल्ट क्या हुआ, हमने डिटेल में कवर अप किया था। और भी सारी चीजें, लाइफ ऑफ द बुद्धा भी देखा था। अब हम लाइफ ऑफ महावीरा कवर करेंगे इस लेक्चर में। आगे पूरा महावीरा जैनिज्म के बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो महावीरा को जितेंद्र भी कहते थे, ऑल्सो नोन एज जितेंद्र। महावीरा जो थे, ही वाज द लास्ट और 24th तीर्थंकरा ऑफ द जैनास। तो टोटल 24 तीर्थंकरास थे, जिसमें से जो महावीरा थे वो लास्ट वाले थे, 24th नंबर के। ऋषभ देव जो थे वो फर्स्ट तीर्थंकरा थे। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं बेसिस एग्जाम में कि जैनिज्म में जो फर्स्ट तीर्थंकरा है वो कौन थे, उनका सिंबल क्या है। ठीक है, लास्ट तीर्थंकरा कौन थे, उनका सिंबल क्या था। 23rd कौन थे, उनका सिंबल क्या था। इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं यूजुअली पीसीएस एग्जाम्स में। ठीक है, वर्धमान महावीरा was a Kshatriya prince of Licchavis, a group that was part of Vaji Sangha
एट एज ऑफ 30, देखो मैं अगर यहाँ क्लियर नहीं हो रहा तो मैं लिख रही हूँ, एट एज ऑफ 30 ही लेफ्ट होम एंड वेंट टू लिव इन अ फॉरेस्ट। तो 30 की एज में ही लेफ्ट होम एंड वेंट टू लिव इन अ फॉरेस्ट। तो एट एज ऑफ 30 ही लेफ्ट होम एंड वेंट टू लिव इन अ फॉरेस्ट। बुद्धा ने किस एज में छोड़ा था घर, ये भी आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, कंफ्यूजन नहीं रखना है, ठीक है। सो फॉर 12 years he had a hard and lonely life and at the end of which he attained enlightenment। 12 साल तक उन्होंने एक हार्ड लाइफ जी और उसके बाद में फिर उन्होंने एनलाइटनमेंट अटेन किया, ठीक है। कुछ इनके प्रिंसिपल हैं जैनिज्म के और फिलोसफीज हैं, वो देख लेते हैं। डिड नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, बिलीव्ड इन कर्मा, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, रिजेक्टेड द अथॉरिटी ऑफ वेदास एंड फोकस्ड ऑन एंड एम्फसाइज्ड ऑन इक्वालिटी ऑफ स्टेटस। फिलोसफी क्या है जैनिज्म की? व्हाट इज द फिलोसफी ऑफ जैनिज्म? Philosophy of Jainism. Jain, the most important idea in Jainism is that entire world is animated, even stones, rocks and water have life। उनका मेन कॉन्सेप्ट क्या है, मेन फिलोसफी क्या है कि हर एक प्राणी में, हर एक जीव में, हर एक वस्तु में प्राण है, जान है, ठीक है। नॉन इंजरी टू लिविंग बीइंग्स, स्पेशली टू ह्यूमंस, animals, plants and insects is central to Jain philosophy। In fact, principle of ahimsa emphasized within Jainism has left its mark on Indian thinking as a whole। According to Jaina teachings, the cycle of birth and rebirth is shaped through karma। तो ये कर्मा पे बिलीव करते थे और साइकिल ऑफ बर्थ रीबर्थ पे भी बात करते थे कि यस ये होता है, तो ये कर्मा पे ही बिलीव करता है, आपके कर्म जैसे हैं उस हिसाब से आपको अपना बर्थ मिलेगा अगले जन्म में। Asceticism and penance are required to free oneself from the cycle of karma। ये दो एक मेन कंडीशन थी for requiring to free oneself from the cycle of karma or rebirth, and this can be achieved only by renouncing the world। He taught simple doctrine। सिंपल डॉक्ट्राइन उन्होंने टॉट करने की कोशिश करी जैनिज्म में महावीर ने। अहिंसा यानी नॉन वायलेंस, फर्स्ट इज अहिंसा नॉन वायलेंस, सेकंड इज सत्य यानी ट्रूथफुलनेस, थर्ड इज असत्य यानी नॉन स्टीलिंग, इसका मतलब होता है नॉन स्टीलिंग, ब्रह्मचार्य सेलिबेसी एंड अपरिग्रह यानी नॉन पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी। So these are the some of the important simple doctrine which Jainism gave। Next, further followers of Jainism, either men or women who wish to know truth must leave their home। ये भी एक मेन इन्होंने फोकस किया था कि अगर जैनिज्म के जो फिलोसफर्स है, फॉलोअर्स हैं, जिनको रियल ट्रुथ फाइंड करना है, जानना है, तो उन्होंने अपना घर छोड़ना होगा। एंड मेन हैड टू गिव अप एवरीथिंग इंक्लूडिंग देयर क्लोथ्स। आपने देखा होगा जो जैन जो संत होते हैं, एक तरीके जैनी जो संत होते हैं, पूरे निर्वस्त्र होते हैं, वो बिल्कुल कपड़े नहीं पहनते। इतनी हार्ड कंडीशन एक तरीके से इसमें रखी गई थी फॉर एनलाइटनमेंट कि मेन को तो पूरे के पूरे क्लोथ्स ही अपने छोड़ने पड़ेंगे, ठीक है। 5 वोज, ये भी एग्जाम में आ चुके हैं कई बार। 5 वोज कौन में से, इनमें से कौन सा 5 वोज नहीं है जैनिज्म का, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो 5 वोज और प्रिंसिपल्स ऑफ जैनिज्म हमने ऊपर पढ़ा ही है, लेकिन वोज भी बोलते हैं इसको, तो ये भी ध्यान रखिएगा। पंच महाव्रता भी कहते हैं। फर्स्ट इज नॉन इंजरी, नॉन स्टीलिंग, स्पीकिंग द ट्रूथ, नॉन पोजेशन यानी अपरिग्रह एंड नॉन एडल्ट्री यानी कि सेलिबेसी को प्रैक्टिस करना है, ब्रह्मचार्य को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जो ये 4 के थे ना आपकी, नॉन इंजरी, स्टीलिंग, नॉन स्टीलिंग, स्पीकिंग द ट्रूथ एंड नॉन पोजेशन, ये पृषभनाथ ने दिए थे। और जो ये है नॉन एडल्ट्री, लॉर्ड महावीरा ने दिया था ये, ठीक है। दैट इज प्रैक्टिस सेलिबेसी एंड ब्रह्मचार्य। नेक्स्ट, महाव्रत, 5 ग्रेट वोज फॉलोड बाय जैन मॉन्क्स एंड नन्स। इस 5 वोज को क्या बोलते हैं? महाव्रत भी कहते हैं, पंच महाव्रत, ये भी लिख सकते हो आप, पंच महाव्रत। ऊपर भी लिखा है मैंने, लेकिन फिर से लिख देती हूँ, पंच महाव्रत। ये 5 ग्रेट वोज फॉलोड बाय जैन मॉन्क्स एंड नन्स। अनुव्रत, अनुव्रत क्या होते हैं? दीज आर फॉलोड बाय जैन पीपल। मतलब जो पंच महाव्रत है ये जैन के लोग नहीं फॉलो करते हैं, उन जो मॉन्क्स और नन्स होते हैं वही इन 5 ग्रेट वोज को फॉलो करते हैं। बाकी अनुव्रत जो होते हैं, जो जैन के लोग है, पीपल है, आम जनता है, वो फॉलो करती है, ठीक है। तो ये फर्क है इन दोनों में, ध्यान रखना। नेक्स्ट, 3 ज्वेल्स ऑफ जैनिज्म टू अटेन कैवल्य। 3 ज्वेल्स ऑफ जैनिज्म क्या क्या है? टू अटेन द एनलाइटनमेंट, दैट इज ऑल्सो नोन एज 3 रत्ना, that is right faith, right knowledge, right conduct। Right faith is belief in the teachings and wisdoms of Mahavira, that is the right faith। Right knowledge is acceptance of the theory that there is no god, that is the right knowledge। Right conduct, observance of 5 great vows जो nuns और monks follow करते हैं, that is the पंच महाव्रत। तो ये important है, 3 मेन ज्वेल्स है
आपके जैनिज्म के। दीज आर द थ्री मेन ज्वेल्स ऑफ जैनिज्म। नेक्स्ट, स्प्रेड ऑफ जैनिज्म। तो महावीरा ऑर्गेनाइज संघा टू स्प्रेड जैनिज्म, देन मेन एंड वुमेन दोनों को इसमें इंक्लूड किया गया। जैसे कि बुद्धिज्म में वुमेन्स को बाद में एंट्री मिली, लेकिन यहाँ पे शुरुआत से ही मेन एंड वुमेन दोनों थे। रैपिडली स्प्रेडिंग इन दी वेस्टर्न इंडिया एंड द कर्नाटका रीजन। तो कहाँ पे सबसे ज्यादा स्प्रेड हुए थे ये? वेस्टर्न इंडिया एंड द कर्नाटका रीजन। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स इससे भी रिलेटेड पीवाईक्यू आ चुके हैं ऑलरेडी, क्वेश्चन है। दिगंबराज क्या होते हैं और श्वेतंबराज क्या होते हैं? दिगंबराज, दैट इज न्यूडिटी इज प्योरिटी फॉर्म ऑफ लाइफ, मतलब कि फॉलोअर्स ऑफ द भद्रबाहु हु अकम्पनीड हिम टू द साउथ, उन्हें दिगंबराज कहते थे। जो भद्रबाहु के फॉलोअर्स थे और जो साउथ में अकम्पनीड कर गए थे उनके साथ, दोज वर नोन एज दिगंबराज। एंड श्वेतंबराज कौन होते थे? तुल्यभद्रा के जो फॉलोअर्स थे, द लीडर तुल्यभद्रा, द लीडर ऑफ द मॉन्क who remained in the north and allowed his followers to wear the white garments. तो एक तरीके से दिगंबराज थे, वो साउथ की तरफ चले गए थे, और भद्रबाहु उसके लीडर थे और वो निर्वस्त्र रहते थे, मतलब बिल्कुल भी कपड़े नहीं पहनना होता था, मेंस को अलाउड ही नहीं था। लेकिन श्वेतंबराज जो थे उसके लीडर थे तुल्यभद्रा, और वो नॉर्थ में ही रहते थे और नॉर्थ में ही उनका एक तरीके से फैलाव था, और उन्होंने मेन को व्हाइट गारमेंट्स पहनना के लिए अलाउड किया था। तो व्हाइट गारमेंट्स पहनने के लिए मेन को अलाउड था। तो एक तरीके से दिगंबराज जो होते थे वो न्यूडिटी को फॉलो करते थे, श्वेतंबराज जो थे वो व्हाइट गारमेंट्स पहनते थे। ये फर्क है, तो ध्यान रखिएगा, इससे भी 2-3 क्वेश्चन आपके निकल के आ सकते हैं, मैंने अच्छे से समझा दिया। ठीक है, नेक्स्ट, द फर्स्ट जैना काउंसिल। अब जैन काउंसिल भी हमने बुद्धिस्ट काउंसिल पढ़ी थी, 4 जगह हुई थी, 4 बार हुई थी। ऐसी जैन काउंसिल है, जैन काउंसिल 2 बार हुई थी कुल मिला के। ठीक है, द फर्स्ट जैन काउंसिल है, ये पाटलिपुत्रा में हुई थी, ये देख लीजिए पाटलिपुत्रा। आई होप इट इज क्लियर, लिख देती हूँ मैं दोबारा से अगर नहीं दिख रहा है आपको। पाटलिपुत्रा, ठीक है, बाय स्थूलबाहु के द्वारा की गई थी पाटलिपुत्रा में फर्स्ट जैन काउंसिल, और द लीडर ऑफ द दिगंबराज भी कहते हैं इन्हें, 3rd BC में। ठीक है, सेकेंड जैन काउंसिल कहाँ हुई थी? इट वॉज हेल्ड एट वल्लभी। सेकेंड जैन काउंसिल हुई थी आपकी वल्लभी में 5th century AD में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, फर्स्ट जैन काउंसिल पाटलिपुत्रा में हुई थी, स्थूलबाहु वॉज द लीडर इन 3rd BC। सेकेंड जैन काउंसिल वॉज हेल्ड एट वल्लभी इन 5th AD। द फाइनल कंपाइलेशन ऑफ द जैन लिटरेचर कॉल्ड द 12 अंगास। जो 12 अंगास, इस तरह से आ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन की 12 अंगास रिलेटेड टू विच रिलीजन? बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुइज्म और मुस्लिम रिलीजन, बट इट इज रिलेटेड टू योर जैनिज्म। 12 अंगास एक तरीके से फाइनल कंपाइलेशन है जैन फिलोसफी की, जैन टीचिंग्स की, जैन काउंसिल्स की। तो द फाइनल कंपाइलेशन ऑफ द जैन लिटरेचर कॉल्ड 12 अंगास वाज कंप्लीटेड इन दिस काउंसिल। सेकंड काउंसिल में कंप्लीट करी गई थी 12 अंगास, दैट इज द फाइनल कंपाइलेशन ऑफ द जैन लिटरेचर। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा लाइफ ऑफ गौतम बुद्धा, ये तो हमने देख लिया था आई थिंक। ओके, फिर भी एक बार और रिपीट कर लेते हैं, रिवीजन के तौर पे हो जाएगा। 567 से 487 BC का आपका लाइफ ऑफ गौतम बुद्धा का समय रह चुका है। 80 साल की उम्र में उनकी डेथ हुई थी, हमने पढ़ा था। सो ही वाज बोर्न इन 567 BC इन लुम्बिनी गार्डन नियर कपिलावस्तु। फादर वाज सुदोधना ऑफ सत्य क्लैन, मदर वाज माया देवी, brought up by Prajapati Gautami. She was the stepmother of the Gautam Buddha. Wife was Yashodhara. Son was Rahul. And he left home at the age of 29 in search of truth. Wandered for 7 years. Sat under Bodhi tree at Bodh Gaya in Bihar and did intense penance and got enlightenment, yani nirvana, at the age of 35. Delivered the first sermon at Sarnath, which is in Bihar. Then died at the age of 80 at Kushinagar in UP. सब prelims oriented fact है ये, कुछ एक्स्ट्रा फालतू नहीं है आपका। एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। नेक्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन ऑफ द गौतम बुद्ध वाज सरिपुता, मोगालना, आनंदा, जिन्होंने कंपेल किया था एक तरीके से वुमेन्स को लेने के लिए, कसप्पा भिक्षु के रूप में, कसप्पा एंड उपाली। किंग्स, प्रसन्नजीत ऑफ कुशाला, बिंबिसारा, अजात शत्रु, अशोका द ग्रेट एंड बिकेम हिज डिसिपल्स। अशोका ने तो बल्कि कहते हैं ना कलिंगा वॉर हुआ था, तब अशोका ने हत्या पूरी हमेशा के लिए त्याग दिए थे और वो बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था, और अपने बच्चों को भी उन्होंने प्रमोट किया था कि बाहर के और कंट्रीज में जाओ आप और बुद्धिज्म को प्रमोट करो। साथ में ही उन्होंने 84,000 स्तूपस का निर्माण भी करवाया था अशोका ने, ठीक है ना। टीचिंग्स ऑफ बुद्धा हमने कल पढ़ लिए थे, क्विकली एक बार पढ़ लेते हैं, आ गए नोट में। तो The world is full of sorrow, yani suffering. The cause of suffering is desire. If desires are get rid of, suffering can be removed, and this can be done by following the eightfold path. What are those eightfold paths? Right view, right resolve, right speech, right livelihood, right effort, right action, right mindfulness, and right concentration. उसमें अच्छे से दे रखा है, इसमें भी रिवीजन के तौर पर देख लीजिए। Buddha neither accepts gods nor rejects the existence of God. जैन तो बिल्कुल ही कहते हैं कि गॉड नहीं होते हैं, लेकिन बुद्धा कहते हैं
कि गॉड हो ना हो उस पे वो कोई कमेंट्री नहीं देते, नाइदर दे एक्सेप्ट नाइदर दे रिजेक्ट एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड. सो ही लेड ग्रेट एम्फेसिस ऑन कर्मा. कर्मा पे भी दोनों जैनिज्म बुद्धिज्म दोनों ही कर्मा पे ग्रेट एम्फेसिस करते हैं. बिलीव्स ऑन द रीबर्थ एंड टॉट सोल डज नॉट एग्जिस्ट. सोल एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन रीबर्थ पे वो बिलीव करते थे. द बुद्धा's teachings have been reconstructed from stories found mainly in Sutta Pitaka. बुद्धा's teachings के बारे में सूता पिटिका में पता चलता है. Buddha was a rationalist who tried to explain things in the light of reason and not on the basis of blind faith. Example was, एक तरीके से देख लेते हैं क्यों उन्होंने स्टोरी के माध्यम से वो एक रियल एग्जाम्पल से समझाते थे. लाइक द स्टोरी ऑफ किसा गौतमी. Story of Kisa Gautami, whose child had died, come to the Buddha asking for help to bring him back to life. Okay, the Buddha said, bring me a handful of mustard seeds and I will bring your child back to life. But gently added, the seeds must come from the house of family where nobody has died. मतलब एक लेडी थी, मतलब बुद्धा ने उसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझाने की कोशिश करी. शी वाज क्राइंग, उसका बच्चा मर जाता है एंड वो इधर उधर लेके घूमती है सब जगह. वो बुद्धा जी के पास आती है, वो कहती है आप तो सर्वशक्तिमान हो, आपके पास तो सब ताकत, सब आपको मानते हैं, मेरे बच्चे को जीवित कीजिए. तो वो कहते ठीक है मैं आपके बच्चे को जीवित कर दूंगा. आप एक कटोरा देते हैं उन्हें खाली और कहते इसे घर से राइस लेके आओ, एक राइस का कटोरा लेके आओ. वो कहते ठीक है, लेकिन उसको पॉज करके कहते हैं कि ऐसे घर से आना चाहिए जहां पे किसी भी व्यक्ति की डेथ ना हुई हो. तो वो कंफ्यूज हो जाती है, उसे पता है ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, सबको एक दिन मरना है. वो रियलिटी, रियल ट्रुथ उसके सामने इस तरह से बुद्धा जी उजागर करते हैं. तो इन दिस वे ही ट्राई टू एक्सप्लेन द रियल लाइफ सिचुएशंस. Then therefore he gently convinced her about the inevitability of death rather than bringing her son back to life. And वो समझ जाती है उस चीज को फिर. तो ये कन्वर्सेशन है, ये इस तरीके से एग्जाम्पल के थ्रू उन्होंने समझाया था. स्टोरी ऑफ किसा गौतमी, ये काफी ज्यादा अच्छा है. ये क्यों मैंने आपको ये पढ़ा है, ये कुछ नोट्स में से भी आप मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से निकाल सकते हो अपने मेंस के आंसर राइटिंग में, अगर इस टॉपिक पे क्वेश्चन आता है मेंस में. ठीक है. नेक्स्ट, सूता पिटिका कंटेन्स बुद्धा एडवाइस टू अ वेल्दी हाउस होल्डर नेम्ड सिगाला. ये भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है. सूता पिटिका कंटेन्स बुद्धा's advice to a wealthy householder named Sigala. ये भी आ चुका है PYQ में. Okay, in 5 ways master should look after his servants. ये 5 ways दिए गए हैं बुद्धिज्म के द्वारा. First is by assigning them work according to their strength. Next, by supplying them with food and wages. Next, by tending them in sickness. Next, by sharing delicacies with them. Next, by granting leave at times. ये sharing है, H है. Sharing delicacies with them. एंड देन लास्ट इज बाय ग्रांटिंग लीव एट टाइम्स. तो इस तरह से एक मास्टर को अपने सर्वेंट को देखना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए और उसके लिए उसको उस तरह से नियुक्त करना चाहिए. सो ही एडवाइज किंग्स एंड गवर्नर्स टू बी ह्यूमेन एंड एथिकल. तो ह्यूमेन और एथिकल होना चाहिए किंग को, ये बुद्धा जी ने बताया था. ठीक है. नेक्स्ट, हिज लास्ट वर्ड्स, बी लैम्स इनटू योरसेल्फ एज ऑल ऑफ यू मस्ट वर्क आउट योर ओन लिबरेशन. ओके, 3 जॉयज ऑफ बुद्धा हमने पढ़े थे, 3 रत्नास के नाम से फेमस है. बुद्धा द एनलाइटेंड, धामा द डॉक्ट्रिन एंड संघा द ऑर्डर. स्प्रेड क्या हुआ था इसमें, स्प्रेड किसने किया था? ही फाउंडेड संघा, जिसमें मेन एंड वुमेन जो भिक्खूज एंड भिक्खुनीज है सब थे शामिल. आनंदा परसुएडेड हिम टू अलाउ द वुमेन, हमने बताया आनंदा उनके डिसिपल थे जिन्होंने परसुएड किया था टू अलाउ वुमेन एज टू बी भिक्खुनीज. महाप्रजापति गौतमी वाज द फर्स्ट वुमेन नन एंड शी वाज द स्टेप मदर ऑफ द बुद्धा. ठीक है, ये ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है. महाप्रजापति गौतमी वाज द फर्स्ट वुमेन एंड शी वाज द स्टेप मदर. ओके, सेक्ट्स अगर देखें हम तो 3 मेन सेक्ट्स हैं बुद्धिस्ट के, हिनायना, महायाना, वज्रायना. हिनायना को लेसर व्हील कहते हैं, महायाना को ग्रेटर व्हील कहते हैं और वज्रायना को व्हीकल ऑफ थंडर बोल्ट कहते हैं. दीज आर 3 इंपॉर्टेंट सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म. नेक्स्ट, बुद्धा बिलोंग्स टू महायाना सेक्ट. ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये भी PYQ में ये आ चुका है प्रीलिम्स में कि बुद्धा किस सेक्ट को बिलोंग करते थे. तो ही बिलोंग टू महायाना सेक्ट. बुद्धा बिलोंग टू महायाना सेक्ट which is also known as greater wheel. Ashoka propagated Buddhism all over the world and erected around 84,000 stupas during his time. Causes for the decline of Buddhism, ये देख लेते हैं. ये क्वेश्चन इस तरह से 4-5 मार्क्स में आपकी मेंस में आ सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा. So reforms of Brahmanism and rise of Buddhism is one of the reason. Giving up the use of Pali language and taking up the use of Sanskrit by Buddhists in 1st century AD. देखा होगा आपने लास्ट में वो संस्कृत लैंग्वेज को अडॉप्ट कर लेते हैं. Next, practicing idol worship and receiving offering and huge donations leading to deterioration in the moral standards. ये भी कारण था. Next, attacks by Huns
in 5th to 6th century AD and attacked by Turkish invaders in 12th AD. ठीक है, कुछ सिमिलैरिटीज देख लेते हैं बुद्धिज्म और जैनिज्म में. फर्स्ट इज फाउंडर्स ऑफ बोथ रिलीजन हैड अ कॉमन बैकग्राउंड ऑफ आर्यन कल्चर्स. ठीक है, दोनों ही रिलीजन के कॉमन बैकग्राउंड थे आर्यन कल्चर से. सेकंड, बोथ द रिलीजन्स वर फाउंडेड बाय क्षत्रिय इन द ईस्टर्न इंडिया. Next, both were against the naturalistic interpretation of Vedas and opposed Brahmanical domination. Next, both preached truth, non-violence, celibacy, and detachment from material comforts. Next, both were non-theistic religions. Next, both believe in karma and rebirth. Next, both allowed Shudras and women to follow their religion, become monks, and attain salvation. Next, both of them spread as a result of teaching in the language of the common man. And next, both were opposed to the caste system but could not eliminate it. And both believe in karma. जैसे कि हमने बात करी, both believe in karma. ठीक है, यहाँ लिखा है आई थिंक ये वाला पॉइंट, ये रहा, बोथ बिलीव इन कर्मा एंड रीबर्थ. मुझे लगा ये पॉइंट लिखा नहीं है. ठीक है, अच्छा, हिनायना बुद्धिज्म महायाना बुद्धिज्म में क्या फर्क है, थोड़ा ये भी देख लेते हैं. प्रीलिम्स में तो आ सकते हैं क्वेश्चन, लेकिन मेंस में भी कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंटली क्वेश्चन आ जाते हैं. कुछ कुछ चीजें जो आपकी मेंस में काम आ जाएगी, ये सफिशियंट नहीं है. ठीक है ना, सफिशियंट नहीं है मेंस के लिए. ओके, हिनायना बुद्धिज्म, इट मीन्स लेसर व्हीकल एंड महायाना बुद्धिज्म मीन्स ग्रेटर व्हीकल. ठीक है, ये आपको याद रखना. महायाना बुद्धिज्म, बुद्धा किसके थे, महायाना बुद्धिज्म के थे कि हिनायना के थे. अभी हमने ऊपर पढ़ा, बुद्धा वॉज द फॉलोअर ऑफ महायाना सेक्ट. बुद्धा बिलोंग्स टू महायाना सेक्ट, जिसका नाम होता है ग्रेटर व्हीकल. ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना. नेक्स्ट, इट इंक्लूड्स ओरिजिनल प्रीचिंग ऑफ बुद्धा. जो आपका हिनायना बुद्धिज्म है, इट इंक्लूड्स द ओरिजिनल प्रीचिंग ऑफ बुद्धा, वेयर एज महायाना बुद्धिज्म, दिस स्कूल इज मोर लिबरल एंड बिलीव्स इन द heaviness of the Buddha and the Bodhisattvas. Next, it is more orthodox in nature, Hinayana Buddhism, whereas the Mahayana Buddhism, the ultimate goal under Mahayana is spiritual upliftment. Next, did not believe in idol और image worship. जो हिनायना बुद्धिज्म होते हैं वो idol और image worship पे बिलीव नहीं करते हैं, whereas the महायाना बुद्धिज्म बिलीव इन दी idol और image worship. तभी आप देख सकते हो बुद्धा की कितनी सारी इमेजेस देखने को मिलती है मेडिटेशन के रूप में. ठीक है, नेक्स्ट, अल्टीमेट एम ऑफ द हिनायना इन दिस इज द निर्वाणा. तो हिनायना जो बुद्धिज्म है, जो मूवमेंट है, उसका अल्टीमेट एम है निर्वाणा अचीव करना. महायाना का क्या है, द कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्व इज द रिजल्ट ऑफ द महायाना बुद्धिज्म. तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्व इज द रिजल्ट ऑफ द महायाना बुद्धिज्म. ये प्रीलिम्स में आ सकता है. कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्व इज द result of which sect, that is the Mahayana Buddhism. Okay, they believe in individual salvation. They believe in Bodhisattva's concept of salvation and believe in universal liberation. They believe in Bodhisattva concept of salvation and believe in universal liberation. Next, subjects of Hinayana is Sthaviravadin or Theravada. And whereas in the Mahayana, subjects of Mahayana is Vajrayana. ठीक है, ये ध्यान रखना है. Use of Pali language in Hinayana and use of Sanskrit language in Mahayana. Next, Emperor Ashoka patronized Hinayana sect as Mahayana school came much later. तो अशोका ने कौन सा पैट्रोनाइज किया था, हिनायना सेक्ट. ये ध्यान रखना है, बुद्धा ने महायाना. And Kushan dynasty is said to be founder of the Mahayana. Okay, next, the last point. Hinayana school in its original form is almost non-existent in the present age. इतना आज के टाइम पे ये नहीं है स्कूल, लेकिन Mahayana sect आज भी है. Presently, the majority of the Buddhist followers in the world belongs to Mahayana sect today also. ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि Mahayana sect का बोलबाला ज्यादा है. बुद्धा खुद इस सेक्ट के थे और अशोका जो थे वो Hinayana sect के थे. तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स सुनने पड़े जो प्रीलिम्स में से भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके, और मेंस में तो रहने वाले ही इंपॉर्टेंट. प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी सारे क्वेश्चन इन दोनों में से निकल के आ रहे हैं. ठीक है, तो हमने कंप्लीट कर लिया अपना जैनिज्म हिंदुज्म बुद्धिज्म. जैनिज्म और बुद्धिज्म से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट था मुझे लगता था वो मैंने अपने नोट्स के दौरान आपसे शेयर कर दिया. आई होप इट मस्ट बी यूजफुल फॉर यू गाइस. ठीक है, ओके, तो अब बिगिन करते हैं ऋग वैदिक लिटरेचर. लिटरेचर ऑफ वैदिक पीरियड, ये भी पिछली वीडियो में थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया था. अभी थोड़ा अच्छे से और डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं. थोड़ा पानी पी लो, प्यास लग रही है. ठीक है, लिटरेचर ऑफ द वैदिक पीरियड.
पहला हमने पढ़ लिया था पिछली वीडियो में भी, 4 वेद होते हैं। उसमें हमने टोटल हाइम्स कितनी होती है? 1028, ये टोटल हाइम्स होती हैं। क्या है ये? टोटल हाइम्स है। टोटल मंडलाम्स कितने होते हैं हमने बताए थे, जिसे बुक भी कहते हैं 10 मंडलम्स होते हैं, ठीक है। जिसमें से सेकेंड एंड नाइन्थ मंडल्स आर द ओल्डन कंपाइलेशन एंड फर्स्ट एंड द 10th मंडल्स आर लेटर एडिशन। हमने कुछ और भी पढ़े थे, ठीक है ना, सेकंड से लेके 7 तक के ओल्डर हैं और बाद में, तो ये भी एक फैक्ट है, आप ध्यान में रखिएगा। 9th वाला जो मंडल है वो भी ओल्डर कंपाइलेशन है, बाकी जो फर्स्ट और 10th है जो आपका, वो लेटर एडिशन है। दीज आर द कलेक्शन ऑफ लिरिक्स इन प्रेज ऑफ डिफरेंट गॉड। तो एक तरीके से कलेक्शन ऑफ लिरिक्स है ये इन द प्रेज ऑफ डिफरेंट गॉड्स, एंड दीज कंटेन द गायत्री मंत्र व्हिच वाज रिटन बाय विश्वामित्रा। आयुर्वेदा व्हिच इज अ मेडिसिन इज एसोसिएटेड विद ऋग्वेदा, ऋग्वेदा से आई आयुर्वेदा। 10th मंडल कंटेन पुरुषुक्ता, जो हमने पढ़ा था कल की लेक्चर में भी, कि ब्राह्मण्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम हार्ट एंड सो ऑन। ओके, दीज हाइम्स वर रिसाइटेड बाय होथरी क्लासेस ऑफ प्रीस्ट। तो ये भी आ जाता है कि जो ऋग्वेदा का हाइम्स है वो कौन से क्लास ऑफ प्रीस्ट रिसाइट करते हैं, तो दैट इज द होथरी क्लास ऑफ प्रीस्ट। नेक्स्ट आता है सामवेद। It is the books of chants, and origin of Indian music is traced to it. Its verses are chanted by Udagatari priests. Yajurved. Yajurved, it contains the rituals of yajnas and it deals with the procedure of performance of sacrifices. They are books of sacrificial prayers. Books of sacrificial prayers, and they are sung by priest Adhvaryu. तो ये priest के नाम भी आपको याद रखने हैं, कौन से वेदा में कौन से priest थे जो recite करते थे। लास्ट इज दी अथर्ववेद। चौथा वेद जो है अथर्ववेद है। इट इज द बुक ऑफ मैजिकल फॉर्मूला, बुक ऑफ मैजिकल फॉर्मूला भी कहते हैं अथर्ववेद को। इंडियन मेडिकल साइंस आयुर्वेदा ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ऋग्वेद, हम लिख चुके हैं ऊपर, ठीक है ना। तो अथर्ववेद को बुक ऑफ मैजिकल फॉर्मूला भी कहते हैं। परिषद इज द जनरल असेंबली ड्यूरिंग द वैदिक एज। वैदिक एज में परिषद बोलते थे जनरल असेंबली को, ठीक है। पद्मपानी बुद्धा महायाना बुद्धिज्म को बिलोंग करते थे। ओके, रामायण इज द ओल्डेस्ट epic of the world and महाभारत इज द ओल्डेस्ट epic of longest epic of the world। तो ओल्डेस्ट है रामायण और लॉन्गेस्ट है महाभारत। ये चीज भी ध्यान रखना, ये भी पीसीएस पे कभी कभी पूछ ले जाते हैं। ओके, अब ब्राह्मण्स। ब्राह्मण्स जो होते हैं दे डील विद द साइंस ऑफ सैक्रिफाइस ईच। ब्राह्मणास, ठीक है ठीक है ठीक है। Okay, and Brahmana is connected with one of the Samhitas, that is, they are appendages to the Samhitas. Thus, the Atriya Brahmana and the Kaushataki Brahmana are attached to Rig Veda. तो आपसे पता होना चाहिए कि ये दोनों जो ब्राह्मणास है, अत्रिया एंड कौशतकी, these are attached to the Rig Vedas. ठीक है। सामवेद contain 3 ब्राह्मणास, तांड्य महाब्राह्मणा, सद्विंशा ब्राह्मणा एंड जैमिनिया। ठीक है, सद्विंसा, तांड्य महाब्राह्मणा, सद्विंसा ब्राह्मणा एंड जैमिनिया ब्राह्मणा, ये सामवेद के ब्राह्मण आ जाती है। द यजुर्वेद कंटेन्स द तत्त्रीय ब्राह्मण एंड शतपथा ब्राह्मण, तत्त्रीय ब्राह्मण एंड शतपथा ब्राह्मण। नेक्स्ट, द ब्राह्मण अटैच्ड विद द अथर्ववेद इज द गोपत्था ब्राह्मण। गोपत्था ब्राह्मण, द ब्राह्मण अटैच्ड विद द अथर्ववेद इज गोपत्था ब्राह्मण। ठीक है, क्लियर है इतना? ये भी क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ओरिजिनल होम ऑफ आर्यन से प्रोफेसर मैक्स मिलर ने कहा था, सेंट्रल एशियन थ्योरी के अकॉर्डिंग अपने डायनासोर। ठीक है, आर्यनकास क्या होते हैं? दे आर द फॉरेस्ट बुक्स प्राइमरीली मेंट फॉर द पर्पस ऑफ hermits लिविंग इन द जंगल्स। Aryankas are more like a bridge between the ritualism indicated in the Brahmanas and philosophical thought। तो ये होते हैं बेसिकली, ब्रिज होते हैं एक तरीके से बिटवीन दी ब्राह्मणास एंड फिलोसॉफिकल थॉट। द आर्यनकास lay down the rules for mental sacrifices rather than purely outer and physical rituals as indicated in the Brahmanas। उपनिषद, उपनिषद क्या होते हैं? जैसे कि हमने डिस्कस किया था, द वर्ड उपनिषद मीन्स टू सिट डाउन नियर। The word Upanishad means to sit down near, and it originally meant the sitting down of the people near the master for the purpose of confidential communication of the secret doctrine concerning the relation between the creator and the creating। ठीक है, ये होता है उपनिषद का मतलब। And there are said to be 108 Upanishads, but only 12 are of them popular। So according to Upanishads, there are two kinds of knowledge। टू काइंड्स ऑफ नॉलेज। उपनिषद के अकॉर्डिंग दो तरह की नॉलेजेस होती हैं, एक तो हायर नॉलेज विच हेल्प अस टू अंडरस्टैंड एंड नो द एब्सोल्यूट, एंड लोअर नॉलेज विच वी गेट फ्रॉम द 4 वेदास एंड 6 वेदम्स। एक तो हायर नॉलेज होती है और एक लोअर नॉलेज। लोअर नॉलेज कहाँ से मिलती है हमें? ये हायर लोअर नॉलेज 4 वेदास एंड 6 वेदम्स से। 4 वेदास तो हमने देख लिए,
6 वेदंस भी देख लेते हैं कौन कौन से हैं, जिन्हें सूत्र लिटरेचर भी कहते हैं। फर्स्ट शिक्षा, सेकंड कल्पा, थर्ड व्याकरण, फोर्थ निर्कुटा, फिफ्थ चंदा एंड सिक्स्थ इज ज्योतिषा। तो दीज आर द 6 वेदंस जो आपको पता होनी चाहिए नाम, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 3 मेन टेक्स्ट हमने पढ़े, हिनायना, महायाना और वज्रायना, जिसको लेसर व्हीकल, ग्रेटर व्हीकल एंड व्हीकल ऑफ थंडरबोल्ट कहते हैं वज्रायना को। चीफ प्रीस्ट हु वर एंगेज इन परफॉर्मिंग द सैक्रिफाइसेस हमने देख लिया, जो होथली क्लास ऑफ प्रीस्ट थे वो ऋग्वेदा के टाइम पे थे। अधवर्यु प्रीस्ट जो थे वो यजुर्वेदा के टाइम पे थे, एंड उद्गत्री प्रीस्ट थे वो सामवेद के टाइम पे थे। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना आपको प्रीस्ट के नाम किस वेद में थे वो। नोट, फाउंडर ऑफ जैनिज्म ऋषभ, who was the father of King Bharat, was the first चक्रवर्ती king of India, founded the Jainism, जिनके नाम पे आई थिंक देश का नाम भारत भी पड़ा है, तो ऋषभ उनके बेटे थे। ठीक है, was the father of King Bharat, ओके। ऋषभ जो थे वो फादर थे किंग भरत की, एंड ही वाज फर्स्ट चक्रवर्ती किंग ऑफ इंडिया, फाउंडेड द जैनिज्म, इन्होंने इसकी स्थापना करी है। तो फाउंडर ऑफ जैनिज्म इज ऋषभ, ही इज द फादर ऑफ किंग भरत, फर्स्ट चक्रवर्ती किंग ऑफ इंडिया। सिंबल क्या था इनका, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है प्रीलिम्स में कि ये तीर्थंकरा है या ये जो जैनिज्म की जो माउंट्स है या फाउंडर है उनका सिंबल क्या है। ठीक है, 24 तीर्थंकरा है टोटल, फर्स्ट आपके ऋषभ है, उनके साथ साथ उनका सिंबल भी आपको पता होना चाहिए। तो जो पहले तीर्थंकरा ऋषभ है उनका जो सिंबल है वो है बुल, फर्स्ट वाले तीर्थंकरा ऋषभ का सिंबल है बुल। 23rd तीर्थंकरा, ऐसे ही आपको अगर इसमें गूगल पे जाके आप देखिएगा कि बाकी सारे तीर्थंकरा कहाँ है कितने, लेकिन इंपॉर्टेंट तो फर्स्ट लास्ट और थोड़ा सा एक दो और आप पढ़ सकते हो। 23rd तीर्थंकरा फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, 23rd तीर्थंकरा जो है वो प्रशवनाथ जी है, एंड हिज सिंबल इज सर्पेंट। 23rd का जो सिंबल है वो है सर्पेंट। ठीक है, एंड द लास्ट तीर्थंकरा आपको पता है महावीरा ही है, लास्ट तीर्थंकरा, अंडर हुज जैनिज्म बिकेम अ मेजर रिलीजन अंडर वर्धमान महावीरा, जिनका पूरा नाम है। ही वाज द 24th तीर्थंकरा एंड इनका सिंबल था लॉयन। तो वर्धमान महावीरा का जो सिंबल था लॉयन था। ठीक है, तो ये था, हमने इंपॉर्टेंट जैनिज्म से रिलेटेड चीजें पढ़ ली। ठीक है, इसके बाद वैदिक कल्चर में आपका ऋग्वैदिक अर्ली वैदिक पीरियड में ये वाला पीरियड आता है, लेटर वैदिक पीरियड में आपका इतना टाइम का 1000 से 600 बीसी का, और 1500 से 1000 बीसी तक के समय को ऋग्वैदिक या अर्ली वैदिक पीरियड कहते हैं। ब्राह्मणास इन रिस्पेक्टिव वेदा हमने ऊपर अभी डिस्कस किया, उसी का एक शॉर्ट फॉर्म में दे रखा है ताकि जल्दी से रिवीजन कर सको आप। ऋग्वेदा में ऐतरेय ब्राह्मण, कौशिकी ब्राह्मण है। सामवेद में तांड्य महा एंड सद्विंसा ब्राह्मण एंड जैवनीय ब्राह्मण है। यजुर्वेद में तत्रीय एंड शतपथा ब्राह्मण एंड अथर्ववेद में कुपथ ब्राह्मण। 4 उपवेद दे दिए, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्पवेद, ये 4 उपवेद है। आपको वेदास पता होने चाहिए, चार उपवेदास पता होने चाहिए, 6 वेदांग पता होना चाहिए। ठीक है ना, 4 जो हमारे सिस्टम्स हैं, अलग अलग डिविजन है, वो पता होने चाहिए। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। आयुर्वेद इज द साइंस ऑफ मेडिसिन, ये ऋग्वेदा में लिखा हुआ है। धनुर्वेद जो है यजुर्वेद से निकला हुआ है, एक तरीके से साइंस ऑफ वॉरफेयर। गंधर्ववेद जो है साइंस ऑफ म्यूजिक एंड लव, सामवेद से जुड़ा हुआ है। शिल्पवेद जो है साइंस ऑफ आर्किटेक्चर, जो अथर्ववेद से जुड़ा हुआ है। ठीक है, 2 एपिक्स जो है आपको पता है, रामायण इट वाज रिटन बाय वाल्मीकि। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, गायत्री मंत्र किसने लिखा था, रामायण किसने लिखी थी, तो ये तो नॉर्मली आपको पता भी होना चाहिए इफ यू आर हिंदू राइट नाउ। तो रामायण रिटन बाय वाल्मीकि विच इज द ओल्डेस्ट, एंड महाभारत रिटन बाय वेद व्यास विच इज द लॉन्गेस्ट एपिक, ओल्डेस्ट एपिक एंड लॉन्गेस्ट एपिक। ठीक है, तो ये वाल्मीकि ने लिखी थी रामायण, एंड महाभारत वेद व्यास ने लिखी थी। 18 पुराण है हमारे, विच इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स, सत्व, राजस एंड तमस। From the historical point of view, Vishnu Puran, Markandeya Puran, Vayu Puran are important Purans, and these Purans throw light on history of Mauryas, Satyavahans and the Guptas. ठीक है, कुछ पॉलिटिकल कंडीशंस ऑफ आर्यंस भी देख लेते हैं। ट्राइबल असेंबलीज होती थी, 4 तरीके की, सभा, समिति, विधाता एंड गणा। ऑफिशियल्स ड्यूरिंग द आर्यंस वर पुरोहित, सेनानी, वज्रपति, ग्रामिणी एंड दंपति और कुलपति। भागुदुगा इज द कलेक्टर ऑफ टैक्सेस, एंड संग्रहार्थी, वो ट्रेजरर को संग्रहार्थी कहते थे, एंड भागुदुगा को कलेक्टर ऑफ टैक्सेस कहते थे। सोशल स्ट्रक्चर की बात करें तो आश्रम्स होते थे, 4 आश्रम्स होते थे, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वनवस्त और सन्यास, ये 4 आश्रम्स होते थे। और गोत्र कौन कौन से होते थे, कश्यप गोत्र है, वशिष्ठ है, भृगु है, गौतम है, अत्रि गोत्र एंड अगस्त्य गोत्र है। 16 महाजनपदा होते थे, जिनकी कैपिटल, ये बहुत बार आता है प्रीलिम्स की क्वेश्चन पेपर में, बहुत बार पूछे जाते हैं कि अंगा का कैपिटल क्या था, मगध का कैपिटल क्या था, ठीक है ना, कोशाला का कैपिटल क्या था। तो आपको ये पता होना चाहिए। 16 के 16 महाजनपद लिखे हुए हैं यहाँ पे, और उनकी कैपिटल लिखे हुए हैं, तो आप देख लीजिएगा। मैं रीड आउट कर देती हूँ एक बार। ओके, अंगा, फर्स्ट इज अंगा, जिसका कैपिटल है चंपा। मगध, जिसका कैपिटल है राजगौर। काशी, जिसका कैपिटल है काशी, काशी है लेकिन इसका कैपिटल है काशी।
नेक्स्ट, वत्सा, इसका कैपिटल है कौशंबी। कोशाला, इसका कैपिटल है श्रवस्ती। सौरसेना, मथुरा, इसका कैपिटल है पंचाला। कंपिल्य, इसका कैपिटल है कुरु। इंद्रप्रस्थ, इसका कैपिटल है मत्स्य। विराट नगर, इसका कैपिटल है चेदी, इसका है कैपिटल गंदा या सोथिवती। अवंती का कैपिटल है उज्जैन या महिष्मती। गंधर का कैपिटल है तक्षशिला। कंबोज का कैपिटल है पूंछ। अश्मका का कैपिटल है प्रतिष्ठान या पैठान। वाजी का कैपिटल वैशाली है। मत्स्य का कैपिटल बेरठ, जयपुर। ठीक है, तो ये जो मैंने स्टार्स जो मारे हैं ना, ये पूछे जा चुके हैं एग्जाम्स में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से पढ़ना है इन्हें। ओके, मैरिज कितने प्रकार की होती थी? दो मेन प्रकार की होती थी मैरिज आपकी एंशियंट इंडिया में। एक तो अनुलोमा और एक प्रतिलोमा। अनुलोमा किसे कहते थे? इसे हाइपरगैमी भी कहते थे। इसमें क्या होता था कि जो हस्बैंड होता था वो हायर क्लास का होता था वाइफ से। इस टाइप की मैरिज को अनुलोमा कहते थे, जहाँ हस्बैंड का स्टेटस थोड़ा ज्यादा है, या तो वो रिच है, या फिर वो सुंदर बहुत है, या फिर वो बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल है, पढ़ा लिखा ज्यादा है लड़की से। तो दिस टाइप ऑफ मैरिज इज यूजुअली नोन एज अनुलोमा, व्हेन द हस्बैंड इज ऑफ हायर क्लास, स्टेटस, कास्ट वगैरह जो भी है, देन वाइफ इट इज सेड टू बी अनुलोमा। प्रतिलोमा जिसे हाइपोगेमी कहते थे, अनुलोमा को हाइपरगेमी कहते थे, प्रतिलोमा को हाइपोगेमी कहते थे, व्हेन द वाइफ इज ऑफ हायर क्लास और स्टेटस देन हस्बैंड। यहाँ उल्टा हो जाता था, जब वाइफ हायर क्लास की आ जाती थी, स्टेटस की आ जाती थी एक अपने हस्बैंड से, ऐसी शादियों को प्रतिलोमा कहते थे। ठीक है, तो ये दो मेन मैरिजेस हैं जिनको आप ध्यान रखना है। बाकी 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस भी हैं। ये तो हमने दो मेन टाइप्स देख लिए मैरिजेस के। 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस कौन कौन सी है? ब्रह्मा, देव, अर्षा, प्रजापति, गंधर्व, असुर, राक्षस और पिशाच मैरिज। तो ब्रह्म मैरिज, देव मैरिज। देव मैरिज में क्या होता था? ब्रह्म मैरिज तो नॉर्मली है, ठीक है। देव मैरिज व्हेन अ हाउस होल्डर गिव्स अ डॉटर टू अ सैक्रिफिशियल प्रीस्ट एज पार्ट ऑफ हिज फीस, ठीक है। अर्सा मैरिज, इन प्लेस ऑफ डाउरी देयर वाज अ टोकन ब्राइड प्राइस इन फॉर्म ऑफ काउ और खेत। काउ या खेत के रूप में प्राइस दिया जाता था इन प्लेस ऑफ डाउरी, दैट इज अर्सा मैरिज। प्रजापति मैरिज में क्या होता था? इन विच फादर गिव्स गर्ल विदाउट डाउरी एंड विदाउट ब्राइड प्राइस। इसमें कोई डाउरी नहीं दी जाती थी, कोई ब्राइड प्राइस नहीं दिया जाता था। That type of marriage was known as Prajapati marriage. Next is Gandharva marriage. This is the marriage by consent of the two parties, जो आजकल बड़ी फेमस है, लव मैरिज। उस मैरिज को उस समय पे गंधर्व मैरिज कहते थे, दोनों की कंसेंट से हो रही है। असुर मैरिज, मैरिज बाय परचेज, मैरिज बाय परचेज, दैट इज द असुर मैरिज। राक्षस मैरिज इज मैरिज बाय कैप्चर, कैप्चर करके जो मैरिज कर लेते थे, दैट इज द राक्षस मैरिज। पिशाच मैरिज सबसे बेकार होती थी, द seduction of girl while asleep or girl who is mentally disturbed or drunk। ऐसी लड़की के साथ शादी कर लेना जो या तो वो अपने होश में नहीं है, या वो सो रही है, उसे उठा के ले जाना और उसके साथ अ, अ, ये सब काम कर लेना, ठीक है। पिशाच मैरिज कहते थे उसको। देन आता आपका मिताक्षरा। मिताक्षरा क्या होता है? सन्स एंड ग्रैंडसन्स हैव अ राइट इन फैमिली प्रॉपर्टी इवन बिफोर द डेथ ऑफ फादर, जो कि पूरे रेस्ट ऑफ इंडिया में प्रैक्टिस होती है, दैट इज नोन एज मिताक्षरा। मतलब फादर की डेथ से पहले ही सन्स एंड ग्रैंडसन्स उनका प्रॉपर्टी पे हक हो जाता है, दैट इज द मिताक्षरा। एंड दया भाग क्या होती है? सन्स ओनली ऑब्टेन राइट ओवर द प्रॉपर्टी ऑन द डेथ ऑफ द फादर। फादर की डेथ होने के बाद ही सन का हक आता था प्रॉपर्टी पे, दैट इज द दया भागा। ठीक है, तो ये टर्म्स है कुछ इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंट रह सकती है आपके प्रीलिम्स एग्जाम से रिलेटेड, जिसे आप अच्छे से कवर अप कर लीजिएगा। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर हो गए हो। ठीक है, रिलीजन से कुछ इंपॉर्टेंट है, इसके बाद आपका PYQ स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, रिलीजन है। रिलीजन में हमने अब देखा जो आपके इंद्रदेव जो है, सबसे ज्यादा वर्णन ऋग्वेद में इंद्रदेव का ही हो रखा है, 250 हाइम्स इनके लिए लिखी गई है, गॉड ऑफ रेन, स्टॉर्म और थंडर। नेक्स्ट है आपके अग्निदेव, गॉड ऑफ फायर। देन वरुण देव, गॉड ऑफ एथिक्स एंड कॉस्मिक ऑर्डर। सोमदेव, यमदेव, गॉड ऑफ डेथ। रुद्रदेव, गॉड ऑफ एनिमल। मरुण, लिशा, पृथ्वी, सूर्य, पुशान, गॉड ऑफ शुद्रास, प्रोटेक्टर ऑफ कैटल्स भी कहते थे पुशान को। ठीक है ना। 4 टाइप्स ऑफ पोट्री होती थी, ब्लैक एंड रेड वेयर पोट्री, ब्लैक स्लिप वेयर पोट्री, पेंटेड ग्रे वेयर पोट्री एंड रेड वेयर पोट्री। ये 4 टाइप्स की पोट्री होती थी, तो ये नाम पता होना चाहिए। यूनिट ऑफ एक्सचेंज जो यूज करते थे वो ट्रेड के लिए, दैट इज निष्का, सतमान एंड कृष्णाला। आपको क्वेश्चन कैसा आ सकता है प्रीलिम्स में? व्हाट इज निष्का रिलेटेड इन एंशिएंट हिस्ट्री? दैट इज समथिंग रिलेटेड टू कॉइन और समथिंग रिलेटेड टू मटेरियल गेन, समथिंग व्हाट? इट इज अ यूनिट ऑफ एक्सचेंज, तो आपको पता होना चाहिए। बेसिकली ट्रेड के पर्पस के लिए यूज होता था। So Mathura was the largest painted grey ware site around 375 hectare in area. ऐसी साइट जो प्रिंटेड ग्रे वेयर के लिए सबसे ज्यादा फेमस थी, दैट वाज द मथुरा रीजन। ठीक है, इट वाज रियली फेमस एंड वाज द लार्जेस्ट प्रिंटेड ग्रे वेयर साइट अराउंड 375 हेक्टेयर्स इन एरिया में फैली हुई थी। चलिए आप PYQ एनालिसिस कर लेते हैं थोड़ा सा।
काफी सारा कंटेंट हमने आज कवर किया है। एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया में पहला क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। इन विच लैंग्वेज संगम लिटरेचर वाज रिटन? तो इट वाज रिटन इन तमिल लैंग्वेज। तमिल लैंग्वेज में संगम लिटरेचर आपकी लिखी गई है। ग्रेट स्कॉलर अश्वघोष वाज द कंटेम्पररी ऑफ विच रूलर? एंड दैट वाज द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कनिष्का। ग्रेट स्कॉलर अश्वघोष वाज द कंटेम्पररी ऑफ द कनिष्का, कनिष्क रूलर। विच एनिमल पिक्चर इज नॉट इंस्क्राइब्ड इन अशोका सारनाथ पिलर? हॉर्स है, एलिफेंट है, लॉयन है, राइनोसोरस। आई थिंक राइनोसोरस नहीं इंस्क्राइब किया गया है, नॉट पूछा है आपसे। ठीक है, तो हॉर्स तो है, एलिफेंट गलोपिंग हॉर्स है, एलिफेंट है, लॉयन है, बट राइनोसोरस इज नॉट इन द एनिमल इज इन द पिक्चर और इंस्क्राइब्ड इन द अशोका सारनाथ पिलर। नेक्स्ट, ड्यूरिंग हुज रेन द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज ऑर्गेनाइज्ड? देखो हमने बुद्धिस्ट काउंसिल पढ़े थे, तो किसके समय काल पे, किसके रेन के टाइम पे हुए थे, हमें ये बताना है इसमें। So during whose reign the third Buddhist council was organized? देखो हमने बुद्धिस्ट काउंसिल किया था, इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं किसके टाइम पे हुआ था। तो अशोका थे जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में जो चेयरमैन थे, उनके टाइम पे हुआ था। ठीक है ना। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू मॉर्टिमर व्हीलर एंड स्टुअर्ट पिगॉट द डेट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज 2500 टू 1500 BC इनके अकॉर्डिंग। ठीक है, ठीक है। What was संगम in ancient India? संगम क्या होता था in ancient India? संगा or the mandal of Tamil poets. संगम was the संगा or mandal of Tamil poets. क्या दिक्कत आ रही है इसमें? ठीक है, ओके ओके, ठीक है। संगा और मंडल ऑफ तमिल पोएट्स। नेक्स्ट, हु स्टार्टेड द सिल्क रूट वर्क फॉर इंडियंस? हु स्टार्टेड द सिल्क रूट यानी वर्क फॉर इंडियंस? दैट इज आंसर इज कनिष्का। कनिष्का स्टार्टेड द सिल्क रूट फॉर इंडियंस। नेक्स्ट, हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक नाट्य शास्त्र? नाट्य शास्त्र किसने लिखी है? भरत मुनि ने। ऑप्शन नंबर ए, भरत मुनि। साका एरा स्टार्टेड फ्रॉम 78 AD. ऑप्शन नंबर ए, साका एरा स्टार्टेड फ्रॉम 78 AD. Next, according to the Milan Pano, who was the Buddhist monk to whom King Milan posed a question? That is Nagasena. देखा मैंने आपको ये बताया भी था इसमें अपने नोट्स में। Nagasena is the correct answer. According to Milan Pano, Buddhist monk to whom the King Milan posed a question is Nagasena. Who composed the Mandsaur Prasasti? That is Vats Bhat. Option number C. What does the three Ratna indicate in Buddhism? बुद्धा, धामा एंड संगा। देखो इस तरह से क्वेश्चन पूछे हैं। थ्री रत्न क्या इंडिकेट करता है बुद्धिज्म में? बुद्धा, धामा एंड संगा। ऑप्शन नंबर सी। इन विच ईयर रजिया सुल्तान बिकेम द रूलर? 1236 AD. हु इंट्रोड्यूस्ड द मनसबदारी सिस्टम? ऑप्शन नंबर डी, अकबर। अकबर इंट्रोड्यूस्ड द मनसबदारी सिस्टम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटीज एंडेड द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर? ऑप्शन नंबर सी, ट्रीटी ऑफ सालबाई इन 1782. They ended the first Anglo-Maratha war. Next, what was the original name of the Begum Mumtaz Mahal? Arzumanand Banu was the original name of the Begum Mumtaz Mahal. What is the height of Qutub Minar? हाइट क्या है कुतुब मीनार की? देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। 72.5 मीटर। चलिए एक पीवाई के तौर पे इसे रखिएगा यार, नहीं तो इतना तो कौन ही पढ़ेगा कि हाइट कितनी थी। 72.5 मीटर इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी, 6 का। In the following questions, except one, all are alike in certain way. Select the pair which is different from the others. जो अनलाइक है उसे सिलेक्ट करना है आपको। बाबर जो है वो मुगल डायनेस्टी के थे। महावीरा जैनिज्म रिलीजन के थे। चंद्रगुप्ता जो थे वो मौर्य डायनेस्टी के थे। कनिष्का जो थे वो आपका चंद्रगुप्ता मौर्य डायनेस्टी, महावीरा जैनिज्म से रिलेटेड है। तो इसमें ऑप्शन गलत क्या है? कुषाण डायनेस्टी से थे। अच्छा, डायनेस्टी है, बस यहाँ पर जो है ये रिलीजन है, बस ये फर्क है। मैं भी क्वेश्चन में थोड़ा सा वो हो गई कि इसमें ऑप्शन में सी क्यों टिक किया हुआ है। चलो ठीक है, करेक्ट है आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये तीनों तो डायनेस्टीज थे, लेकिन महावीरा ने रिलीजन फाउंड किया था जो कि जैनिज्म रिलीजन है, इसलिए थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, बस ये था आपके आज के PYQ एनालिसिस। तो आई होप आपको क्लियर रहा होगा आज की क्लास। कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरीज है तो फ्री टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं आपकी अगली वीडियो में। आई थिंक जो आने वाली आपकी अगली वीडियो होगी उसमें आपका आई थिंक मौर्यन एम्पायर रह गया हमारा एंशियंट में, वो हम अच्छे से कवर करेंगे एंड दैट विल बी द लास्ट वीडियो ऑफ द एंशियंट हिस्ट्री। इसके बाद फिर हम पॉलिटी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, मेहनत करते रहिए फॉर योर अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन।